एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन की सेना के कोर कमांडर्स के बीच आज लद्दाख के चुशुल में 8वीं बैठक होगी। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की ये 8वीं बैठक है। पहली बैठक के अलावा अभी तक की सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं, क्योंकि भारत ने ये साफ कर दिया है कि चीन को अपनी सेना को अप्रैल वाली स्थिति में ले जाना होगा। सर्दियों में दोनों देशों की सेनाओं के लिए ये अहम बैठक है, क्योंकि लद्दाख के मुश्किल इलाकों में सेना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मध्य अमेरिकी देश होंडुरस में एटा तूफान ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। वहां बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं में 2 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि होंडुरस पहुंचने के साथ ही यह तूफान काफी कमजोर हो गया, लेकिन उसकी वजह से वहां के कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। होंडुरस के एल प्रोग्रेसो शहर से कुछ तस्वीरें सामने आईं, जहां लोग अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ जाते दिखे। तूफान और बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। यही वजह रही कि लोगों ने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। कोई अपने बच्चों को गोद में उठाकर पानी पार करता दिखा, तो कोई अपना जरूरी सामान कंधों पर उठाकर आगे बढ़ता नजर आया। कुदरत के इस कहर ने वहां के हजारों लोगों को एक झटके में सड़क पर ला दिया। SC/ST एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया कि किसी पर SC/ST एक्ट के तहत तभी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है जब उसने किसी व्यक्ति के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पीड़ित व्यक्ति पिछड़े तबके का है। साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि केस दर्ज करने के लिए जरूरी है कि पीड़ित के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर हुआ हो और आरोपी की मंशा उसे नीचा दिखाने की हो। यूपी के भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। प्रयागराज में प्रशासन ने विजय मिश्रा के एक बंगले को गिरा दिया। इससे पहले विधायक ने कमिश्नर कोर्ट में बंगले को न गिराए जाने की अर्जी दी थी, जिसके खारिज होने के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के पुंछ, शाहपुर और किरनी सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। पाकिस्तान की इस हरकत का भारत के जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट में आग लग गई। बताया गया कि आग प्लांट में लगे एक मोटर के तेल के लीक होने से हुई, जो इतनी तेजी से फैली कि प्लांट के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से भीषण लपटें उठने लगी। हादसे की खबर मिलते ही वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाना शुरू कर दिया। गनीमत यह रही कि आग लगते ही प्लांट में मौजूद कर्मचारी समय रहते ही बाहर आ गए, जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। कई घंटों की मेहनत के बाद स्टील प्लांट में लगी आग पर काबू पाया जा सका। इस आग में 2 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार लव जिहाद के खिलाफ देश भर में कानून बनाने पर विचार कर सकती है। नरेंद्र तोमर के मुताबिक यूपी, मध्य प्रदेश की सरकारें कानून पर विचार कर रही हैं और ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो पूरे देश में सरकार कानून बना सकती है। लव जिहाद जैसे विषयों पर निश्चित रूप से कानून बनाने की जरूरत पड़े तो कानून बनाना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है, यह उचित है और इस दिशा में केंद्र में भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम देशव्यापी कानून बनाने पर भी विचार करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इस्लामी आतंकवाद पर दिए बयान के विरोध में अब पाकिस्तान में कई महिलाएं भी सड़क पर उतर आई। पेरिस में एक टीचर की हत्या के बाद मैक्रों ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी थी, जिसके खिलाफ जमाते इस्लामी पार्टी की महिला कार्यकर्ता कराची की सड़कों पर उतर आईं। उनके हाथों में फ्रांस के विरोध में लिखे कई पोस्टर और बैनर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से फ्रांस से सभी तरह के रिश्ते खत्म करने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता इमैनुअल मैक्रों की तस्वीर को अपने पैरों से रौंदती नजर आईं। 2 दिन पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी कुछ लोग फ्रांस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे, जहां काफी बवाल भी हुआ था। लोगों के हंगामे को देखते हुए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे। इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोग घायल भी हो गए थे। चीन के शंशी में आग बुझाने वाले खास तरह के बम का प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि केमिकल से भरा ये बम जंगल में लगी आग बुझाने में बेहद कारगर है, क्योंकि इसे करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दागा जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान इस बम को एक खास तरह की तोप से दागा गया। बताया गया कि इस बम में आग बुझाने वाला केमिकल भरा गया है,
जो बम के फटते ही अपना असर दिखाने लगता है। इसके अलावा बम दागने वाली कई तोपों और दूसरी गाड़ियों का भी प्रदर्शन किया गया। टैंकों की तरह दिखने वाली दमकल की ये गाड़ियां खराब हालात में भी आसानी से चल सकती हैं, जिनके जरिए दमकल कर्मी जंगल और पहाड़ों में लगी आग तक आसानी से पहुंचकर उसे बुझा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने नौकरी दिलाने के नाम पर 27,000 लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि यह गिरोह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी चाहने वालों को अपना शिकार बना रहा था और इसके लिए इस गिरोह ने एक फर्जी वेबसाइट भी बनाई और उसके जरिए मंत्रालय में करीब 13,000 खाली पद दिखाए। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट से करीब 15 लाख लोगों को मैसेज भी भेजे गए, जिसके बाद 27,000 लोग इस गिरोह के झांसे में आ गए और उन्होंने नौकरी पाने के लिए पैसे भी दे दिए। इसकी भनक साइबर सेल को तब लगी जब हरियाणा के हिसार में पैसों के लेन देन की जानकारी सामने आई। वहीं से पुलिस ने इस गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उनके पास से 49 लाख रुपए, 3 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए। सीरिया की सेना ने इदलिब में विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। बताया गया कि इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। बमबारी की वजह से वहां के कई मकान और गाड़ियां बर्बाद हो गईं। जिस इलाके में यह हमला हुआ वहां पर हर तरफ मकानों का मलबा और जली हुई गाड़ियां ही नजर आईं। इस हवाई हमले में कई लोग घायल भी हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। चीन के शंघाई में एक दफ्तर में एक ऐसा रोबोट तैनात किया गया जो बिना किसी के संपर्क में आए सामान की डिलीवरी कर सकता है। चीन में सामान डिलीवरी के लिए काफी वक्त से ऐसे रोबोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन तकनीक के मामले में ये काफी आगे है। इस रोबोट में एक कैमरा और कई ऐसे सेंसर फिट हैं जिनकी मदद से ये अपनी तय जगह पर बिना किसी चीज या व्यक्ति से टकराए बहुत आराम से पहुंच सकता है। इस रोबोट की बॉडी बॉक्स जैसी है और आकार में काफी बड़ा होने की वजह से ये कई पार्सल एक साथ ले जा सकता है। इसका इस्तेमाल भी काफी आसान है। जिस व्यक्ति का सामान है, डिलीवरी से पहले उसका मोबाइल नंबर रोबोट के ऊपर लगी स्क्रीन पर डाला जाता है। उसके बाद ये पार्सल लेकर उस तक पहुंच जाता है और ग्राहक अपने मोबाइल नंबर के जरिए वो पार्सल रोबोट से ले लेता है। इतना ही नहीं, मंजिल पर पहुंचने के साथ ही ये ग्राहक को एक मैसेज के जरिए अपने आने की जानकारी भी देता है। दिल्ली सरकार ने दिवाली के दौरान पटाखों पर रोक लगाई। दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने इस साल दिवाली में पटाखों की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी। कोरोना और प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया। यूपी के मथुरा की एक मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों ने मथुरा के तरौली गांव की एक मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कौशाम्बी में बीजेपी विधायक शीतला प्रसाद पटेल और उनकी पत्नी समेत 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इन सभी लोगों पर फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करने का आरोप है। हालांकि विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। यूपी के रामपुर में एक आदमी की मौत के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत हो गई, जिससे नाराज लोग शव लेकर कोतवाली पहुंच गए और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर हंगामा शुरू कर दिया। बताया तो यह भी जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर को थाने ले जाते वक्त लोगों ने उसे पुलिस से छीनने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस वालों को सख्ती करनी पड़ी। पुलिस के रवैये से नाराज परिवार युवक का शव लेकर डीएम के आवास पर पहुंच गया। आधी रात को डीएम आवास पर भीड़ देख प्रशासन भी पहुंच गया। परिवार ने पुलिस पर डॉक्टर को पकड़ने के बाद कार्रवाई करने के बजाय पैसे लेकर छोड़ने का आरोप लगाया। डॉक्टर जावेद था, उसका चाचा थाने में पैसे ले गया काली पिन्नी में। साथ ही परिवार ने खुदकुशी की धमकी भी दी, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिया। जो पुलिस की कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो भी करेंगे और इस मामले में बाकी सारी जांचें भी करेंगे। डीएम से मिले भरोसे के बाद परिवार वहां से जाने को तैयार हुआ। उनकी शिकायत के आधार पर जांच भी शुरू कर दी गई। यूपी सरकार ने दीपोत्सव के मौके पर पूरे देश का ध्यान अयोध्या की तरफ खींचने की तैयारी कर ली है। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा, क्योंकि राम मंदिर बनाने का काम शुरू होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है और इसके लिए अयोध्या में तैयारियां भी तेज कर दी गई। सरयू नदी के तट पर सफाई के बाद एक आदमी वहां पेंटिंग बनाता दिखाई दिया, जबकि लोगों के बैठने के लिए भव्य पंडाल भी लगाया जा रहा है। चर्चा है कि इस बार भी यहां करीब 5.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे और इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी जिनके पास प्रशासन की तरफ से जारी पास होगा। यह दीपोत्सव इस बार और खास है क्योंकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है।
इस दीपोत्सव को बेहद भव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कोरोना संकट के बीच कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए यूजीसी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि राज्य सरकार से बातचीत के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकता है। हालांकि जिन शिक्षण संस्थानों को केंद्र से फंड मिलता है उन्हें खोलने का फैसला उस संस्थान के प्रमुख के हाथों में ही हो, जबकि बाकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को खोलने का फैसला राज्य सरकारें कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों के हिसाब से लेंगी। जिन कॉलेजों को खोलने की इजाजत दी जाएगी वहां भी छात्रों को कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करना होगा और इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी होगा कि किसी भी वक्त कुल छात्रों की आधी संख्या ही एक बार में वहां मौजूद रहे। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपल जुटाने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सैंपल कम वक्त में लैब तक पहुंचाए जा सके। और इसी खूबी की वजह से अब ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। छोटे विमान की तरह दिखने वाले इस ड्रोन में 4 पंखे लगे हैं जो इसे रफ्तार के साथ दिशा भी देते हैं। बैटरी से चलने वाला ये ड्रोन एक बार में करीब 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। यही नहीं, इसमें एक बार में 80 मरीजों के सैंपल लाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के चेम्सफोर्ड में इस ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें ये सैंपल लेकर उड़ान भरता दिखाई दिया। बताया गया कि जिस सैंपल को सड़क के रास्ते लैब तक लाने में कई घंटे लग जाते थे, उसे ये ड्रोन कुछ मिनट में ही ले आता है, जिससे मरीज की रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला वक्त भी कम हुआ है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले वहां के कई राज्यों में हिंसा भड़क गई। जैसे जैसे वहां आंकड़े सामने आ रहे हैं वैसे वैसे वहां दोनों पार्टियों के समर्थक बेचैन होने लगे। ऐसे में अपनी पसंद की पार्टी को पीछे चलता देख वहां सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। और सबसे जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला न्यूयॉर्क में। वहां प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में कूड़े के ढेर में आग लगा दी। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने दिखे। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक महिला प्रदर्शनकारी एक पुलिसकर्मी से भिड़ी हुई नजर आई। वो पुलिसकर्मी को गालियां देती सुनाई दी। थोड़ी देर तक तो पुलिस वाला चुपचाप सहता रहा, लेकिन इसके बाद तो महिला ने उसके मुंह पर थूक ही दिया। फिर तो पुलिस वाला आपा खो बैठा और उसने महिला पर हमला कर दिया। काफी देर तक जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने सबको वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। बताया गया कि पुलिस ने 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी की। वॉशिंगटन डीसी से सामने आए एक वीडियो में तो एक ट्रंप समर्थक और एक ट्रंप विरोधी बीच सड़क पर गुत्थम गुत्था नजर आए। उनकी लड़ाई देखकर ऐसा लगा जैसे WWE की फाइट चल रही हो। लोग भी प्रदर्शन भूलकर उनके झगड़े का मजा उठाते दिखे। इसके बाद कुछ और प्रदर्शनकारी भी इस लड़ाई में कूद पड़े। मिशिगन राज्य के डिट्रॉयट शहर में तो अलग ही नजारा देखने को मिला। वहां कुछ ट्रंप समर्थकों ने वोटों की गिनती रुकवाने के लिए एक काउंटिंग सेंटर पर ही धावा बोल दिया। वो सेंटर के अंदर घुसने की कोशिश में खिड़की के शीशे पीटते नजर आए। वहीं शिकागो शहर में डोनाल्ड ट्रंप के विरोधियों ने मार्च निकाला। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से चुनाव में हार स्वीकार करने की मांग की। इंग्लैंड के गॉस्टर शहर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक आदमी एक गाड़ी में कुछ चीजों को फेंक कर रखता नजर आया। बताया गया कि उसे ये चीजें क्रिसमस के मौके पर लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए दी गई थी, जिन्हें वो बड़ी बेदर्दी के साथ अपने ट्रक में फेंकता दिखाई दिया। इनमें कई बॉक्स तो ट्रक के अगले हिस्से से टकराकर वापस बाहर की तरफ आते दिखे। इस दौरान एक आदमी ने उसकी इस करतूत का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद अब उन लोगों को अपने सामान की चिंता सताने लगी जिन्होंने उसके हाथों उसे अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए दिया था। किसानों से जुड़े केंद्र के नए कानूनों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान भुवनेश्वर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई और पुलिस ने सड़क पर बैठे किसानों को जबरन उठाना शुरू कर दिया। कई पुलिस वाले पीपीई किट पहनकर सड़क पर उतरे। वो एक एक प्रदर्शनकारी को उठाकर ले जाने लगे और बस में बिठाने लगे। तभी सड़क पर बैठे कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया ताकि पुलिस वाले उन्हें उठा ना पाए। इसी दौरान वहां अफरा तफरी मच गई और हंगामा शुरू हो गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों की ये तरकीब भी काम नहीं आई और पुलिस ने कुछ ही देर में सड़क खाली करा ली। इससे पहले काफी देर तक भुवनेश्वर के एक अहम चौराहे पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। पुलिस ने जब लोगों को हटाया तो वो पास ही एक दूसरी सड़क को घेर कर बैठ गए और नारे लगाने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया और एक एक प्रदर्शनकारी को हटाने लगी। हालांकि भुवनेश्वर ही नहीं, देश के कई शहरों में इसी तरह के प्रदर्शन हुए जिनके जरिए किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की, जिसके लिए पंजाब में गुस्सा सबसे ज्यादा दिखाई दिया। किसानों ने पंजाब के अमृतसर को दिल्ली से जोड़ने वाले हाईवे को जैम करने की कोशिश की।
बड़ी संख्या में किसान अमृतसर में हाईवे पर जमा हो गए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुईं, जो हाईवे पर बैठकर नारेबाजी करती रहीं। करनाल में भारतीय किसान यूनियन ने नेशनल हाईवे नंबर 44 को जैम करने की कोशिश की। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हाईवे पर जमा हो गए और काफी देर तक ट्रैफिक ठप रहा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने किसानों के प्रदर्शन को समर्थन दिया। कोल्हापुर में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। करीब 500 ट्रैक्टर इस रैली में शामिल हुए। रैली के जरिए कांग्रेस ने किसानों से जुड़े केंद्र के कानूनों का विरोध किया। मध्य प्रदेश के पन्ना में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच फसल काटने को लेकर विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गया। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर लाठियों से हमला करने लगे। जिसको जो मिला उसी पर लाठी बरसाने लगा। बताया गया कि वहां कुछ लोग धान की फसल काट रहे थे, लेकिन तभी दूसरे की फसल काटने पर विवाद शुरू हो गया। पहले तो दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से बहस करते रहे, लेकिन कुछ देर बाद वहां मारपीट शुरू हो गई। झड़प में वहां मौजूद महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। एक महिला तो लाठी लेकर हमला करती दिखी। इस दौरान वहां हवाई फायरिंग किए जाने का भी दावा किया गया। इस हिंसक झड़प में दोनों तरफ के 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमित शाह ने बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया। वो 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब उसकी नजर विधानसभा चुनाव पर टिकी, जिसके लिए अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया। अपने 2 दिन के दौरे के पहले दिन वो बंगाल के बांकुड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने एक आदिवासी परिवार के घर पर खाना खाया। उनके साथ वहां प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय समेत कई और नेता भी मौजूद थे। इन सभी लोगों ने आदिवासी परिवार के यहां पारंपरिक अंदाज में जमीन पर बैठकर और केले के पत्ते पर खाना खाया। अमित शाह और बाकी सभी बीजेपी नेताओं को आदिवासी परिवार की महिलाओं ने खुद खाना परोसा। पश्चिम बंगाल में अपने अभियान की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की है। बांकुड़ा जिले के चतुर्डी गांव से जो केले के पत्ते पर और जो खाने के पत्ते पर भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं अमित शाह। इससे पहले जब अमित शाह वहां पहुंचे तो उन्होंने आदिवासी परिवार के सभी लोगों से मुलाकात की। वो और बाकी नेता खटिया पर बैठे और कुछ देर तक उन लोगों से बात करते दिखे। यही नहीं, वहां से निकलने से पहले भी उन्होंने उनकी बातें सुनी, जिसके बाद अमित शाह ने आदिवासियों से उन्हें मिले सम्मान को बंगाल में बीजेपी की मजबूत होती पकड़ का संकेत माना। तो ये प्यार जनता का जो है, क्या भविष्य में क्या ये बर्दाश्त होगा यहाँ की राज्य सरकार को? तो जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी श्रद्धा बन चुकी है बंगाल की जनता में, इसका ये परिचायक है। 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनेगी। अमित शाह रात में ही कोलकाता पहुंच गए थे, जिसकी अगली सुबह वो बांकुड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के बीच जाने से पहले रविंद्र भवन में संगठन के लोगों के साथ एक बैठक की। माना जा रहा है कि अमित शाह का बांकुड़ा दौरा बड़ी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि यह इलाका नक्सल प्रभावित तो है ही, साथ ही काफी पिछड़ा हुआ भी है। यही वजह रही कि बंगाल में चुनावी शंखनाद करने के लिए अमित शाह ने बांकुड़ा को चुना। रविंद्र भवन में बैठक के बाद वो जनता के बीच पहुंचे और आदिवासी समुदाय के नायक कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसे देखकर अमित शाह भी उत्साहित दिखे और उन्होंने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। यही डर बीजेपी के वर्कर्स को नहीं लगेगा आने वाले दिनों में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डरता नहीं है। हम जितने अत्याचार बढ़ेंगे, संघर्ष और बढ़ाएंगे। जिसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू करने में लापरवाही बरतती हैं, जिससे आदिवासियों की स्थिति नहीं सुधरी है। मगर जहां राज्य सरकार का रोल आता था, वहां पर बहुत गोताई यहाँ दिखी गई है। तो यह क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर अभी विकास पहुंचना जरूरी है। जिसके जवाब में टीएमसी ने बीजेपी शासित राज्यों में आदिवासी और दलित समुदाय के लोगों के हाल का जिक्र किया और आरोप लगाया कि अमित शाह वहां के हालात छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यগুলোয় অত্যাচারিত হচ্ছে। अमित शाह সেগুলোকে ঢাকার জন্য এখানে এসে নাটক করছে। अपने दौरे के दूसरे दिन अमित शाह मथुआ समुदाय के लोगों से मिलेंगे। ये लोग बांग्लादेश से आए प्रवासी हिंदू हैं। ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हर तरफ तारीफ हो रही है। हैदराबाद के जी बाबूजी आम दिनों की तरह अपनी ड्यूटी पर तैनात थे कि उन्हें जाम में फंसी एम्बुलेंस नजर आई। जाम की वजह से एम्बुलेंस का आगे बढ़ना मुश्किल था। ऐसे में उन्होंने एम्बुलेंस के आगे आगे दौड़ते हुए उसके लिए रास्ता बनाना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने खुद 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी दौड़ते हुए पूरी की और तभी रुके जब एम्बुलेंस जाम से बाहर निकल गई। उनका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिका के 50 राज्यों में 44 के नतीजे आने के बाद भी यह साफ नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति ट्रंप बनेंगे या बाइडेन। अभी तक की गिनती में बाइडेन काफी आगे और ट्रंप पीछे दिख रहे हैं, लेकिन 6 राज्यों के नतीजे आने बाकी हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 214 इलेक्टोरल वोट हैं, जबकि जो बाइडेन ने 253 इलेक्टोरल वोट जीते। लेकिन बचे हुए 6 राज्यों में 4 राज्य ऐसे हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त की खबर है। इन 4 राज्यों के कुल 54 इलेक्टोरल वोट हैं। ट्रंप की जीत और बढ़त के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो 268 इलेक्टोरल वोट होते हैं, जबकि जादुई आंकड़ा है 270। और बचे हुए 2 राज्य जहां गिनती जारी है और बढ़त बाइडेन के पास है, वहां 17 इलेक्टोरल वोट हैं। इस 17 की बढ़त को अगर बाइडेन के जीते हुए इलेक्टोरल वोट में जोड़ दें तो बाइडेन के खाते में कुल 270 इलेक्टोरल वोट हो जाते हैं। यानी जहां गिनती जारी है वहां अगर बढ़त ही नतीजों में बदली तो बेहद कांटे की टक्कर में बाइडेन बाजी मार सकते हैं। हालांकि नतीजों पर सस्पेंस होने की एक और वजह यह है कि ट्रंप के वकीलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और डेमोक्रेटिक पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 3 राज्यों में मुकदमे दायर कर दिए। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में प्रहलाद को बचाने की मुहिम पिछले 48 घंटों से जारी है। बोरवेल में फंसा 5 साल का मासूम प्रहलाद 48 घंटे से जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। एनडीआरएफ और सेना की टीम लगातार बच्चे पर नजर रखे हुए है। 5 साल का मासूम 60 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। सीसीटीवी की मदद से बच्चे को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार से इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसकी कुछ तस्वीरें लखनऊ से भी सामने आई। प्रदर्शन के लिए एक चौराहे पर इकट्ठा हुए इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहले से तैनात पुलिस वालों ने रोक दिया और जबरन वहां खड़े एक ट्रक में बिठा दिया। पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शन में शामिल महिलाएं नाराज हो गई और हंगामा करते हुए दिखाई दी, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं चलने दी। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने राज्य सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहीं भी महिलाएं एक कांग्रेस कार्यकर्ता को तो पुलिस वाले उठाकर ले जाते दिखे। वो चिल्ला कर उनके चंगुल से निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कई पुलिस वालों के सामने उसकी सारी कोशिश बेकार हो गई। दिल्ली में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए हैं। इस प्रदर्शन में काफी तादाद में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई और सरकार से बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने की अपील की। मुंबई के साकीनाका में पानी की सप्लाई करने वाली एक पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन में पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि उससे पानी फव्वारे की तरह बहने लगा। इस इलाके में सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। ऐसे में खुदाई के दौरान ये पाइपलाइन फट गई और जिसके बाद वहां पानी बहने लगा। जानकारी मिलते ही जल विभाग और नगर पालिका के अधिकारी वहां पहुंचे और रिसाव रोकने की कोशिश शुरू की गई। पाकिस्तान की फौज अब इतने निचले स्तर पर उतर आई है कि घूसखोरी करके अपनी ही जनता को खून के आंसू रुला रही है। इस बात का सबूत खुद वहां के लोगों ने पेश किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक वीडियो सामने आया जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान की सेना के जवान अपनी जेब भरने के लिए गरीब मजदूरों तक से घूस लेते हैं। इतना ही नहीं, जब पैसे नहीं मिले तो उन्होंने एक शख्स पर गोलियां तक चला दी, जिस पर वहां के लोगों का खून खौल उठा और उन्होंने सेना की गुंडागर्दी को बेनकाब करने के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में गाड़ी के अंदर पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने एक जवान नजर आया। लोगों ने आरोप लगाया कि इस जवान ने उनके एक साथी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उस गरीब का गुनाह बस इतना था कि वो सेना को वसूली के पैसे नहीं दे पाया। इन्होंने पैसों की डिमांड की है तो पैसे उसने नहीं दिए, उस बेचारे को सीधे इस बंदे ने फायर मारे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने दावा किया कि अपनी इस चोरी को छिपाने के लिए सेना के जवान अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट तक ढक देते थे। ये आर्मी की गाड़ी है। पहले इन्होंने ये जो नंबर लगे हुए हैं इनके ऊपर इन्होंने चिट्टें लगाई हुई थी। हाल तो यह है कि पाकिस्तानी मीडिया भी सेना की इस ज्यादती के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं। इस वीडियो को बनाने वाले शख्स ने दावा किया कि पाकिस्तानी मीडिया सेना से खौफ खाए बैठा है। मीडिया वाले कहते हैं कि हम जो है ना इनके खिलाफ नहीं जा सकते, तो अब अवाम ही हमारी सपोर्ट। ऐसे में जब आग बबूला लोगों के तेवर नरम नहीं पड़े तो सेना का एक बड़ा अफसर वहां पहुंचा। आरोप है कि उसने पुलिस पर मामला दर्ज न करने का दबाव भी बनाया। चोरी करते ने बेचारे 500-700 कमाਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਕਦੇ ਨੇ, ਜੱਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਓ। बताया गया कि जिस शख्स को गोली मारी गई उसकी अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है।
पाकिस्तान की इमरान सरकार के गुरुद्वारे के रखरखाव की जिम्मेदारी आईएसआई से जुड़े संस्थान को देने के बाद भारत ने कड़ा एतराज जताया और एक तरफा फैसला बताते हुए वापस लेने की मांग की। भारत अब इस मामले को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के सामने उठाएगा। वहीं घटना सामने आने के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सफाई जारी की। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान को इस मामले में चिट्ठी लिखने की बात कही। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिटेल कारोबार में एक और बड़े विदेशी निवेश की खबर आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुताबिक सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 9,555 करोड़ के निवेश का फैसला किया, जिसके बदले पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के रिलायंस के रिटेल कारोबार में 2.04% उसको हिस्सेदारी मिलेगी। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में विदेशी निवेश से जुड़ी यह 8वीं डील है। इन 8 डील के जरिए कंपनी में 47,265 करोड़ का विदेशी निवेश आया है और इस निवेश के बदले कंपनी ने 10.09% हिस्सेदारी बेची। महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कार सवार ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को काफी दूर तक बोनेट पर घसीटता रहा। बताया गया कि मास्क ना पहनने की वजह से अधिकारी ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रुकने के बजाय उसने पुलिस वाले को अपनी कार के बोनेट पर घसीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वो काफी तेज रफ्तार से कार चलाता रहा। पुलिस वाले को मुसीबत में देख सड़क पर मौजूद 2 स्कूटर सवार कार का पीछा करने लगे। काफी देर बाद आखिरकार एक स्कूटर सवार कार के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। जल्दी ही दूसरा स्कूटर सवार भी उसके पास पहुंच गया। दोनों तरफ से घिरने के बावजूद उस आदमी ने कार नहीं रोकी। हालांकि बाद में ट्रैफिक में फंसने की वजह से उसे गाड़ी को रोकना पड़ा। इसके बाद ही पुलिस वाले को बोनेट से नीचे उतारा जा सका। इंग्लैंड में दोबारा लॉकडाउन लागू होने से एक दिन पहले वहां के लोगों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भरपूर मस्ती की। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां की सरकार ने फिर 1 महीने का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया, जो पूरी सख्ती के साथ वहां लागू भी हो चुका है। लॉकडाउन लागू होने से ठीक एक दिन पहले वहां के सभी पब और बार लोगों से खचाखच भरे नजर आए। लंदन से आई एक तस्वीर में एक पब में लोगों की भीड़ उमड़ी दिखाई दी। सभी लोग वहां अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बैठकर मस्ती करते नजर आए। साथ ही वो अपनी मनपसंद चीजें खाते पीते दिखे। पब के अंदर और बाहर इतनी भीड़ जुड़ गई कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची। कुछ लोग तो बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मस्ती में लोग बहके नहीं, इसके लिए वहां पुलिस भी तैनात दिखी। इंग्लैंड में 4 हफ्तों के लिए सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पाबंदी लगा दी गई है, जिनमें वहां के सभी पब, बार और रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए।